सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं? इलेक्शन मोड में है। हाँ, महसूस कि वो ब्याह मंड जाता है, दूल्हा तैयार है, बाराती मैदान सही में बात आए, है। वो वाली बात है। दो युवा चेहरे एकदम से हरियाणा की राजनीति में सामने आए हैं, इन फ्रंट हैं वो। तो मैं मानता हूँ अगले 40 साल का युवाओं का साथ हमें मिले। एकदम से सीएम का बदलना और वो भी बिल्कुल आखिरी मौके पर, आपको क्या लग रहा है? कि ये घबराहट थी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए, उसके बाद भी बदलने के बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आज भी सारी चीज़ पुराने मुख्यमंत्री से पूछ कर नायब सैनी कर रहे हैं। किसान आंदोलन का जो मुद्दा था, जिस वक्त आप सरकार के साथ थे, वो जो किसानों का गुस्सा था, उस गुस्से का कहर आप पर भी पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है, इसको कौन नकार सकता। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वो किस तरह से दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस जो आज 8-8, 10-10, 15-15 सारथी लेकर एक विधानसभा में बैठी है और सबको कह रखा है तुझे चुनाव लड़ना है, टिकट तो एक को जाएगी। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो किसी पार्टी को उतार भी सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं? महिला, युवा, किसान, छोटा दुकानदार और सबसे बड़ा वर्ग तो है जो हाथ से कमाता है कमेरा। आज गरीब जिस दिशा पर है, बीजेपी तो ये सोच रही थी 5 किलो अनाज देते रहो और इनके वोट लेते रहो। नमस्कार। पीटीसी नेटवर्क का एक स्पेशल ये सीरीज है जिसमें हम हरियाणा विधानसभा की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हरियाणा विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियों पर हम बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने मुख्तलिफ कुछ ऐसे वरिष्ठ राजनेताओं को चुना है जिनके साथ हम उनकी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी जो रणनीति है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें अगर मैं बात करूं दुष्यंत चौटाला की, तो उनका नाम सबसे ऊपर कुछ नेताओं में इसलिए आता है क्योंकि अभी वो एक हॉट केक की तरह हैं। अभी उन्होंने एक गठबंधन किया है, तो जाहिर है उनकी जो प्लान्स हैं विधानसभा चुनावों को लेकर वो भी बड़ी रोचक होंगी, जानने लायक होंगी। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत पीटीसी न्यूज़ में आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं? इलेक्शन मोड में है। हाँ, महसूस करने वाली बात तो ये है कि वो ब्याह मंड जाता है, दूल्हा तैयार है, बाराती मैदान सही में बात आए, है। वो वाली बात है। मुझे जी, लगता है कि डेट्स आ गई हैं, 1 महीना बाकी है और उस 1 महीने में जितनी मेहनत करेंगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि गिनती के कुछ दिन आपके हाथ में हैं। 30 दिन है। हाँ, बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि अभी जो नया आपका गठबंधन हुआ है, साथ में जो आपके गठबंधन के जो नेता हैं वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। तो जो 2 युवा चेहरे एकदम से हरियाणा के राजनीति में सामने आए हैं, इन फ्रंट हैं वो, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा के युवाओं को जोड़ने में आप कितना कामयाब हो पाएंगे? मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के नेता जो वो हरियाणा में उनकी अभी उतनी पकड़ है नहीं जितनी आपकी है। देखिए, पकड़ की बात नहीं होती। उनने अपने समाज का जो नेतृत्व किया है और इस उम्र में पूरे देश भर के अंदर अलग अलग जगह जाकर लड़ाइयाँ लड़ी है। न्याय की लड़ाई हो, रविदास मंदिर की लड़ाई हो, मुझे लगता है एक्सेप्टेंस कहना कि भी उनकी इतनी नहीं है, इट इज़ नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी फॉर अ पॉलिटिकल पर्सन। आज के दिन लोगों से जुड़ाव होता है और लोगों से जुड़ाव किसी भी राजनेता का विचारों पे है। अगर विचार जुड़ रहे हैं तो लोग जुड़ेंगे और मैं नहीं मानता कि युवा तो वायु की तरह है। बिल्कुल। और जब हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया तो मैं मानता हूँ अगले 40 साल का युवाओं का साथ हमें मिले और वो नेतृत्व हम दे पाए जो पूरे देश में आगे बढ़े। जी, बिल्कुल सही। और उसी को लेकर मुझे लगता है कि चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो भी राजस्थान में गई, अच्छा वोट शेयर आया जहाँ वो लड़ी। वो उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव जीतकर लोकसभा में और बड़े पहुंचे जाना पहचाना चेहरा है उत्तर प्रदेश। उस समय चुनाव जीतकर पहुंचे जिस समय इंडिया अलायंस और एनडीए का एक बहुत रोचक मुकाबला यूपी में बन चुका था। और आने वाले समय में भी आप देखना कि हरियाणा के अंदर भी इसी प्रकार से जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर एक बड़ा बदलाव लाए।
बिल्कुल। और वाकई जिस तरह से जब गठबंधन हुआ और जिस तरह की खबरें आई और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की हमने उनका जो बयान है वो भी हमने सुना, तो वो काफ़ी उत्साह में भी हमें दिखे। मुझे ये बताइए कि किसी आपने जैसे हरियाणा की नब्ज़ को आप बेहतर समझते हैं, मुझे ये बताइए कोई एक ऐसा मुद्दा जो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इन हरियाणा विधानसभा चुनावों में, कि और हमने उसी मुद्दे पर वो पिछली बार भी युवाओं के एक बड़े अहम मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़े थे, और वो अहम मुद्दा था 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून का। और मुझे खुशी है कि हमारे बाद कई स्टेट्स ने, कर्नाटका ने तो 100% लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून कैबिनेट में पास कर दिया है, वो लाने का काम किया। मुद्दे अनेक हैं और युवाओं के मुद्दे कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं, हमने हमारे छात्र संगठन के 21वें स्थापना दिवस पर ये निर्णय लिया था कि उसकी वन टाइम फीस रखेंगे। आज 500 रुपये का फॉर्म भरना और 10 नौकरियों के लिए फॉर्म भरना है, तो 5,000 का बर्डन है एक युवा पर। बिल्कुल ठीक। ये छोटे छोटी चीज़ें हैं जो रूट लेवल पर ले जानी जरूरी है। मैं मानता हूँ अग्निवीर है। आज अग्निवीर के लिए जब हम गवर्नमेंट में थे, हमने 10% पुलिस भर्ती के अंदर रिजर्वेशन करी, मगर क्या हम सिपाही को सिपाही रखना चाहते हैं? हमने उससे आगे बढ़कर ये निर्णय लिया कि जो भी 4 साल अग्निवीर की ड्यूटी कर कर आएगा, उसमें से 1/4 सिलेक्ट होंगे, 3/4 बच जाएंगे, उनकी हम हायर एजुकेशन निःशुल्क करेंगे। अच्छा। कि सिपाही आए, पढ़े और वो अफसर बनने का सपना ले सके। क्या हमारा इतना ही औचित्य है कि हम सिपाही को सिपाही रखेंगे? तो ये कई चीज़ें हैं जो हमें टाइमली देखनी पड़ेंगी, और एजुकेशन के अंदर हर रोज़ बदलाव आ रहा है। बिल्कुल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक नई रूपरेखा तय कर दी, उसको कैसे केटर करेंगे। मैं तो आज आपके माध्यम से कह देता हूँ कि गांव में चले जाएं, शिक्षा के मंदिर में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, अधिकतम हमारी माताएं बहनें आज के दिन टीचिंग का काम करती हैं, बट डू दे हैव रिजर्वेशन? हमने ये निर्णय लेना है कि हम उनको हिस्सेदारी कैसे दे पाए। और मैं आज आपके टीवी पे बोलता हूँ, जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी हम 50% महिलाओं के लिए सुरक्षित करेंगे सीट्स टीचिंग के अंदर, चाहे वो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल हो, कॉलेजेस लेवल हो, या हमारे एजुकेशन के अंदर प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो। अगर हम 50% रिजर्वेशन कर पाए तो हम ऑटोमेटिकली है कि युवा को और ख़ास तौर पर हमारी बहनों को जॉब अशोरिटी तो दे पाएंगे। इस पर आ जाते हैं कि एकदम से सीएम का बदलना, और वो भी बिल्कुल आखिरी मौके पर, आपको क्या लग रहा है ये बीजेपी के लिए घातक सिद्ध होने वाला है आगे? बिल्कुल होने वाला है। हाँ। और मैं मानता हूँ कि ये घबराहट थी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए, और उसके बाद भी बदलने के बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आज भी सारी चीज़ पुराने मुख्यमंत्री से पूछ कर नायब सैनी कर रहे हैं। वो इंडिपेंडेंस थी कहाँ जी फैसले लेने में, और कितने फैसले वो इंडिपेंडेंटली ले पाए? वो 74 दिन के मुख्यमंत्री हैं, और तो कोड ऑफ कंडक्ट रहा लोकसभा का 3 महीने। 74 दिन के अंदर कितना उनने काम किया है, कितनी अचीवमेंट वो स्टेट के अंदर कामों के माध्यम से ला पाए? 0 बेटा 0 है। आज के दिन फुल स्टॉप जरूर लगाई उनने, अलग अलग चीज़ों के अंदर बिल्कुल चलता हुआ काम रुक गया। जींद मेडिकल कॉलेज था जिसमें ओपीडी अगस्त में शुरू होनी थी, बहुत कुछ बंद। हाँ। डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं कर पाए, तो ओपीडी नहीं शुरू हो पाई। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिन पे फुल स्टॉप लगाने का काम शायद नए मुख्यमंत्री ने। तो क्या आपके जो नया गठबंधन है उसके ज़रिए आप, जैसे आपने युवाओं के लिए भी कहा कि कुछ ऐसी योजनाएं आप लाना चाहते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं जो सीधे तौर पर युवाओं को फ़ायदेमंद होगा, ये जो जुड़ाव है, ये जो गैप है, ये जो वैक्यूम है, क्या इसको भरने की कोशिश होगी? और इसके लिए आप क्या प्लान है? मैं मानता हूँ हर युवा जानता है कि अगले 40 साल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई प्रदेश में चल सकता है, तो जननायक जनता पार्टी चल सकती है। आज के दिन आप मैदान उठाकर देख लीजिए, कितने ऐसे नेता हैं जो 40 साल से नीचे हैं और प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हैं।
मेरा सवाल इसी से जुड़ा था कि क्या आपको लेके कहीं ना कहीं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, उनमें ये डर है कि आप चूंकि अभी युवा नेता हैं और साथ में जिनके साथ आप जुड़े हैं वो भी युवा नेता हैं, तो एक होता है ना कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, जितना भी दबाओगे, कितना ज़्यादा दबा लोगे, 5 साल दबा लोगे, 6 साल दबा लोगे, कहीं ना कहीं वक्त आएगा और एकदम आप हाँ 19 में भी मेरे को ये कहते थे 5 साल दबा लोगे, क्या मैं दबा? हाँ वही मैं कह रही हूँ हम कि क्या लड़े जीते हाँ, और हम 10 विधायक लेकर गवर्नमेंट में आए जी, और हमने अपने वादे पूरे करे। हाँ, आप ये देखिए, महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण देने की जो बात थी, क्या हम अचीव नहीं कर पाए? हमने अचीव करी। हम महिलाओं को राशन डिपो में हिस्सेदारी देने की बात थी, क्या हम कर 33% नहीं दिला पाए? दिलवाए। बुढ़ापा पेंशन है 250 रुपये कर कर देश में सर्वोदय, आज 3,000 रुपये पहुँचाई। आज बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो अति पिछड़े हम बोलते हैं, जिनको BCA बोलते हैं, नाई हो, तेली हो, कुम्हार हो, सुनार हो, लोहार हो, उनको पंचायतों में, क्योंकि एक एक दो दो परिवार गांव में बसा करते थे, हिस्सेदारी नहीं थी, हमने 8% हिस्सेदारी सुनिश्चित करी। आज उठाकर आप प्रदेश को देखो कि कितनी परियोजनाएं हमारे घोषणा पत्र की हम इम्प्लीमेंट कर पाए, और मुझे खुशी है कि हम इम्प्लीमेंट कर भी पाए और ग्राउंड पर उसका रिजल्ट भी दिखा। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें, थोड़ा उस पर भी बात करना लाजमी है। आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रही जितने की आपने भी उम्मीद की होगी। इसके पीछे एक्चुअल रीज़न आपको क्या लगता है? रीजनल पार्टीज जो नेशनल अलायंसेस में नहीं थी, जी, किसी की परफॉर्मेंस नहीं रही। बिल्कुल नहीं है। और चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे, बड़ी पर्ची का चुनाव अलग है, छोटी पर्ची का चुनाव अलग। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो खाली अपने INLD हो, क्या परफॉर्मेंस थी। अगर मैं उत्तर प्रदेश में बसपा की बात करूं, क्या परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंसेस लोकसभा के विजन को देखते हुए विधानसभा में कभी भी नहीं। विधानसभा अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, रीजनलिज्म पर लड़ा जाता है, अपनी ताकत दिखाने पर लड़ा जाता है। कैंडिडेट के पास 2 लाख वोट हैं, वहाँ 20 लाख वोट थे, अंतर है, और उस अंतर के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी थी। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन का जो मुद्दा था, जिस वक्त आप सरकार के साथ थे, वो जो किसानों का गुस्सा था, उस गुस्से का कहर आप पर भी पड़ा है? नहीं, बिल्कुल पड़ा है, इसको कौन नकार सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि 2 करोड़ 4 लाख वोटर हरियाणा प्रदेश में, 2 करोड़ 4 लाख कोई बाहर से तो नहीं आएंगे, कोई पंजाब से आए, कोई तमिलनाडु से आए, इन्हीं में रहना है। इनका गुस्सा भी सहना पड़ेगा, इनका प्यार भी लेना पड़ेगा, यही गले लगाएंगे, यही कोसेंगे। और मैं ये मानता हूँ नाराजगी भी अपने से होती है। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। पराये से नाराजगी नहीं करो। बिल्कुल ठीक है। तो उन नाराज लोगों को मनाने के लिए आप देखिए, फील्ड में है ये तो राजनीतिक कैसा सफर है, फीडबैक मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव है, और लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं, लोग ताकत भी दिखा रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि इसी तरह जुड़ते यही ताकत अगले 30 दिन में परिवर्तन भी लाएगी। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वो किस तरह से दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं न सिर्फ सरकार हम बनाएंगे बल्कि बहुमत से सरकार बनाएंगे, और आप मतलब जेजेपी को तो वो गिनती में भी नहीं रख रहे हैं, बीजेपी तक को वो पूरी तरह से नकार रहे हैं। चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करूं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी की बात करूं, उदय भान की बात करूं। चलो, आप एक हाँ। गाड़ी की सवारी से बाहर नहीं आ सकते। आप तो वही लोग चेहरे सामने आते हैं। आप क्यों, कुमारी शैलजा भी है, आप उनको क्यों बोलते हैं? बिल्कुल कुमारी शैलजा, लेकिन ये लोग ज्यादा मुखर होके बोलते हैं। अभी तो आपको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस जो आज 8-8, 10-10, 15-15 सारथी लेकर एक विधानसभा में बैठी है जी, और सबको कह रखा है तुझे चुनाव लड़ना है, टिकट तो एक को जाएगी, और जब टिकट एक को जाएगी तो रायता भी फैलेगा। सही बात, बिल्कुल। और ये तो बातें हैं, मनोहर लाल जी 75 पार का नारा लेकर हरियाणा प्रदेश में घूम रहे थे, और यही हालात थी जो इस बार कांग्रेस की है। क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? मतलब आपको लग रहा है कि ये हवाई बातें हैं? और बातें बिल्कुल है, ये तो इलेक्ट्रॉल पे डिपेंड करता है कि वो 1 अक्टूबर को क्या करेगा। सही बात है। और इलेक्ट्रॉल ने मन बना लिया बदलाव का, तो मैं मानता हूँ पिछली बार हम 10 लेके आए थे, इस बार बहुमत भी लाएंगे। मतलब आपको पूरा जो अभी ज़मीनी हकीकत जो दिख रही है वो ये दिख रही है, जैसे
हमने अभी बात की कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के प्रति जो गुस्सा है वो पूरी तरह से मुखर होकर सामने कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन जैसे कांग्रेस दावे कर रही है वो भी कहीं ना कहीं ऊपरी सतही है और उसका जमीन की सच्चाई से मतलब बहुत नहीं। जल्द है हाँ। आज ये तय करना क्या होगा। हाँ। और मैं मानता हूँ जैसे जैसे नॉमिनेशंस की डेट पास आएंगी, 5 तारीख से 12 तारीख तक का नॉमिनेशन का सफ़र होगा, आप देखिएगा ये जो डेमोग्राफिक्स नंबर आज दिखते हैं पूरी तरह बदले हुए मिलेंगे। मुझे ये बताइए, एक तो हमने महिलाओं और युवाओं की बात कर ली, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे, आपको क्या लगता है कि प्रदेश में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो किसी पार्टी को उतार भी सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं? देखिए बहुत मुद्दे हैं, महिला, युवा, किसान, छोटा दुकानदार और सबसे बड़ा वर्ग तो है जो हाथ से कमाता है, कमेरा। आज गरीब जिस दिशा पर है, बीजेपी तो ये सोच रही थी 5 किलो अनाज देते रहो और इनके वोट लेते रहो, जनमत मिला ही ना, 400 पार 250 से नीचे आ गए। ये क्यों हुआ? वोटर बहुत जागरूक है, वोटर को पता है कि मैं जो निर्णय लूँगा वो मेरी 5 साल की तकदीर लिखेगा, और बड़ा सोच के वोटर अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल कर। जी जी जी, सही बात है। नैना चौटाला जी की भी बात कर लेते हैं। नैना चौटाला जी अपने जिस क्षेत्र में हैं वो कहीं ना कहीं उस जगह पे उनको काफ़ी पसंद किया जाता है। मैं गई थी वहाँ पे और मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव भी किया है। आपको क्या लगता है कि नैना चौटाला जी अगर आगे आकर विधानसभा चुनावों में महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर होकर सामने प्रखर तरीके से बात रखती हैं तो क्या महिलाएं उनकी बात सुनेंगी? क्या और पहले उन्हें रखी नहीं? बिल्कुल रखी जब है। हरी इस चुनरी सिचुएशन चौपाल की बात, हाँ पूरे प्रदेश भर में करी, हाँ, तो उसके ने एक बदलाव लाने का काम किया। और मैं मानता हूँ कि मातृशक्ति को अगर कोई समझा सकता है तो महिला समझा सकती है, बेहतर समझा सकती है, गृहिणी समझा सकती है। ये कहना कि हमारी बात का इम्पैक्ट जाएगा, मगर एक महिला की कई बात का इम्पैक्ट उससे ज़्यादा है। इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हम तो फील्ड में जाके चीज़ों को महसूस करते हैं और उससे हमारे सवाल बनते हैं। खिलाड़ियों का जो मुद्दा है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर हम विनेश फोगाट की ही बात करें या फिर जो पहलवान दिल्ली में महीनों तक लगे रहे और उसके बाद जो नाराज़गी, जो गुस्सा है ब्रिजभूषण के लिए, वो भी, तो ये सारे मुद्दे भुनेंगे इसमें भी, इसमें कोई शक नहीं है। आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों के साथ दिल्ली में जिस तरह का बर्ताव किया गया, क्या वो, चूंकि वो दिल्ली का मुद्दा है, लेकिन उसका असर विधानसभा चुनावों, क्योंकि हरियाणा के बहुत खिलाड़ी, ज़्यादातर खिलाड़ी वहाँ पर बहुत नहीं, आप ओलंपिक का रिजल्ट उठा कर यस एग्जैक्टली, आज हरियाणा 83% हाँ मेडल टैली ओलंपिक्स की जी जी, सबसे। और मैं मानता हूँ कि हमारी धरती जो है प्रदेश की, इसने युद्ध से लेकर खेल के मैदान में हमेशा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन ली है, और आने वाले समय में भी खिलाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। मुझे याद है जब गवर्नमेंट बनी थी 150 रुपया डाइट का एक खिलाड़ी को मिलता था जी, हाँ। और हमने उसको बढ़ाकर 400 किया, और अब उसको बढ़ाएंगे, 1000 करेंगे। और जो नर्सरीज में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जो नेशनल्स के लिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी करते हैं, आज उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, स्टाइफंड नहीं मिलता। हमने ये फैसला किया है कि 5000 रुपया प्रति माह खिलाड़ियों को हम उसमें भी देने का काम करेंगे। जी, यानी हर एक वर्ग को साधने की कोशिश है और कहीं ना कहीं युवा पर फोकस है। चुनावी मैदान में जब एक नेता उतरता है तो कई तरह की चुनौतियां भी उनके सामने हमें देखने को मिलती हैं, आपने भी महसूस की होंगी। आपके लिए इस विधानसभा चुनावों में अगर हम देखें तो आपके सामने क्या कोई एक ऐसा विषय, कोई एक व्यक्ति, कोई ऐसा चुनौती है जिससे आपको सतर्क और उस पर काम करने की जरूरत है? कि चुनौतियां तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर भी कुछ आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हाँ, सही बात। कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है वो भी चुनौती रहेगा, मगर जीतेगा वही जीतेगा। मैदान में तो शायद 24 लोग 25 लोग आए, मगर 24-25 के बीच में चुनाव तो एक ही जीतता है, और वो लड़ाई जो अच्छी लड़ेगा, जो ताकत दिखाएगा, वो जीतेगा। और उसके लिए स्ट्रैटेजीज जो हैं वो भी उस तरीके से होनी चाहिए कि जनता तक पहुंचे। बिल्कुल स्ट्रैटेजीज की बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रैटेजाइज करती है और इसी सोच के साथ करती है कि हमने बदलाव लाना, हमने वो
वादे जो हम जनता से कर रहे हैं उसको पूरा करें। आपका क्या है, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका क्षेत्र कौन सा होगा और आपको क्या लगता है मैं कि तो हाँ, पहले दिन कहा था हाँ, और आज भी कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, जो सम्मान मेरे को चाणा ने दिया है, लेकिन आपको पता है ना कि बीजेपी के जो एक दिग्गज नेता हैं खुद ही स्टेबल नहीं है। इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई जी। वो खुद ही स्टेबल नहीं है तो जनता उसको स्टेबिलिटी नहीं देगी। मेरा तो 5वां चुनाव होगा उचाना से, 2 लोकसभा के लड़ लिया, 2 विधानसभा के लड़ लिया और आगे भी मैं नहीं वो मैदान छोड़ूंगा। अगर परिसीमन में भी कोई दाएं बाएं हो जाता है तो भी वहीं रहूंगा। जी 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 जी, ठीक है। तो फिर जाते जाते हमें बताइए कि विधानसभा चुनावों को लेकर हमारे दर्शकों को अगर कुछ आप बताना चाहते हैं अपने नए गठबंधन को लेकर, अपनी नई जो आपकी प्लानिंग है, हमारे देश की हमारे प्रदेश की जो जनता है उसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, अगर आप आ जाते हम अपना विजन स्टेटमेंट लाएंगे। जो जन संकल्प पत्र हम लेकर आए थे वही दोबारा पार्टी की मैनिफेस्टो टीम काम कर रही है, दोबारा बनाएगी और बनाकर वो जनता के बीच में लाएंगे। वादे घोषणाएं जो हैं उनको आगे पूरा भी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे दुष्यंत चौटाला जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी योजनाएं बताई और प्रदेश की जनता के लिए उनके मन में क्या है, उनके हित के लिए वो क्या सोच रहे हैं, तमाम मुद्दों पर खुलकर हमसे बात की।